इस क्लास में हम लोग पुनर्जागरण के विस्तार के बारे में और पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों प्रारंभ हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, छोटे क्वेश्चन के लिए ये बात ध्यान रखना कि जो सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था वो पूछ सकते हैं आपसे, पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ? इटली में। यूरोप का एक शहर है इटली, उसमें हुआ। तो इसलिए इटली को पुनर्जागरण का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं सबसे पहले पुनर्जागरण का विकास हुआ और यहीं से यूरोप के विभिन्न शहरों में और दूसरे भी देशों में पुनर्जागरण का विकास और विस्तार हुआ। तो इस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाता है कि इटली में सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण का विस्तार हुआ था या विकास हुआ था उसके क्या कारण थे, उनके बारे में बताइए। तो इसके बारे में हमें अलग अलग पॉइंट में इस बारे में बताना होगा। तो सबसे पहला है कि जो इटली थी, इटली शहर था, वो ग्रीको रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और यहीं से ग्रीको रोमन संस्कृति का पुनरुत्थान संभव था, क्योंकि यहाँ पर उस संस्कृति और सभ्यता की सभी विशेषताएं मौजूद थी। पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली में जो पुरातन परंपरा थी वो अधिक मजबूत थी। रोम नगर प्राचीन रोमन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इस कारण यहाँ के जो प्राचीन भवन थे, स्मारक थे, के अवशेष खंडहरों के रूप में जीवित थे और उससे प्रेरणा लेकर लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ा सकते थे। दूसरा पॉइंट है कि जो इटली शहर था वो भूमध्य सागर के मध्य में स्थित होने के कारण व्यापार वाणिज्य का प्रधान केंद्र बना था और जब व्यापार से भौतिक संपन्नता की स्थिति हुई तो उसने आगे चलकर सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ और उसका पतन हुआ तो उसके बाद यूरोप के जो विभिन्न विद्वान थे शरणार्थी के रूप में इटली गए, विभिन्न शहरों में बसे वहाँ के, और जाते समय अपने साथ जो बहुमूल्य यूनानी साहित्य जो उनकी पांडुलिपियाँ थी वो भी साथ में लेते चले गए। इस कारण इतिहासकार जो फिशर है उसने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत कहा है। इन्होंने वहाँ पर अपनी पांडुलिपियाँ ले गए, पांडुलिपियों को वहाँ की देशज भाषाओं में प्रकाशित करवाया, जिससे वहाँ के लोगों को भी दूसरे देशों की संस्कृति से परिचित होने का मौका मिला, जिससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। इटली में की जो संस्कृति थी, वहाँ जब नवीन नगरों की स्थापना सर्वप्रथम हुई तो व्यापारियों ने यहाँ पर नगरों के विकास के साथ साथ कला और साहित्य के विकास पर भी ध्यान दिया। व्यापार में जो उनको अधिशेष धन प्राप्त हुआ उसका प्रयोग उन्होंने कला और साहित्य के विकास पर किया, जिससे पुनर्जागरण के विकास में सहयोग मिला। जब पूर्व में जो बाइजेंटाइन संस्कृति थी तथा सार्वजनिक सभ्यता थी, उसके साथ जीवंत संबंधों का भी इटली पर व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। इतालवी विद्वान गुआरिनो द वरोना 1403 से 1409 तक कुस्तुनतुनिया में ठहरने के बाद लगभग 50 यूनानी और लैटिनी पांडुलिपियाँ लेकर वापस लौटा और इसी तरह और भी विद्वान अपने पांडुलिपियाँ लेकर यहाँ आए और उन्होंने इनका अलग अलग भाषाओं में प्रचार किया, जिससे यहाँ पर पुनर्जागरण के विकास में सहयोग मिला। अगला है कि धर्म युद्धों के दौरान मसालों तथा जो ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुएं थी में पूर्व के साथ व्यापार पुनर्जीवित हुआ, जिसका
सर्वाधिक लाभ इटली को ही मिला, क्योंकि यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित था भूमध्य सागर के मध्य होने से, जिससे यहाँ पर मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों और नगरों का विकास हुआ। इन नगरों का विकास होने से यहाँ के जो जनमानस था उनमें पुनर्जागरण की नवीन प्रवृत्ति का संचार हुआ और मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जिन्होंने इटली में व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्रों के विकास में भी सहयोग किया, जिससे पुनर्जागरण के विकास में बच्चों सहायता मिली। सर्वप्रथम अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम इटली में ही धर्म प्रतिबंधित शिक्षा के स्थान पर उपयोगिता के आधार पर यथार्थवादी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। तर्क, विज्ञान, चिंतन पर आधारित इस नवीन शिक्षा प्रणाली से स्वतंत्रता के माहौल में पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया और उसके विकास में सहयोग मिला। पुनर्जागरण, अगला पॉइंट है बच्चों कि पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने वालों या प्रोत्साहित करने वाले अधिकांश विद्वानों का जन्म इटली में हुआ, जैसे दांते, पेट्रोर्क, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, मैकियावेली आदि इटली के फ्लोरेंस नगर के थे। इसी कारण फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि इटली के फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। इन विद्वानों ने आगे चलकर कला, साहित्य, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण के विकास में सहयोग किया। अगला पॉइंट है, उत्तरी इटली की जो जलवायु थी वो अच्छी होने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों को जीवन यापन के लिए अनुकूल थी। उन्हें यहाँ की जलवायु ने बौद्धिक चिंतन और कलात्मक गतिविधियों के लिए भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि अन्य देश कठोर जलवायु के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे, वहीं इटली के नगरों के लोगों ने अपना ध्यान संस्कृति, कला के विकास की ओर ध्यान दिया, जिससे पुनर्जागरण के विकास में सहयोग मिला। इटली में पोप और कुलीन वर्ग द्वारा कला और संस्कृति को संरक्षण देना भी इटली के पुनर्जागरण का एक कारण बना। पोप सिक्स्ट चतुर्थ एवं सिकंदर श्रेष्ठ ने प्राचीन बहुमूल्य जो पांडुलिपियाँ थी उनका अच्छा संग्रह किया और इस कार्य के लिए कुछ पोप ऐसे थे सुधारक के रूप में, जिन्होंने इसके लिए धन भी खर्च किया और उन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा, जिससे आगे चलकर लोगों ने इनको पढ़ा और उनके ज्ञान के विकास में इससे सहयोग मिला। इस तरह ये विभिन्न कारण थे जिनको अलग अलग पॉइंट के रूप में आपको लिखना है एग्ज़ाम में और बताना है कि इटली में सर्वप्रथम क्यों पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। अगली क्लास में हम लोग पुनर्जागरण का साहित्य, मूर्तिकला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।